नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले दिन जो पढ़ा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ने का काम किया था, उसमें शब्दांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द था और उसमें समान ध्वनि वाले शब्द थे। तमाम चीजों को आपने पढ़ा और मैंने जो चीज आपको पढ़ाया निश्चित रूप से उसमें 2 नंबर आपका तय है। और एक चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, आज मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं जिसको पढ़ा रहा हूं, आज की वीडियो में मैं जो भी कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूं, निर्धारित है इससे 3 नंबर आपका आना निश्चित, 3 नंबर आपका निश्चित है यहाँ से। पर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक होगा ये होगा विराम चिन्ह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह या विराम चिन्हों की पहचान। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे विराम चिन्हों की पहचान, यानी जो विराम चिन्ह है उनके क्या पहचान है, कहां किस हिसाब से मैं रुकने का काम कर रहा हूं, उसकी कौन सी पहचान है, उसके कौन से लक्षण है, क्या उसके आदर्श हैं, किससे हम किस चीज का भावार्थ स्पष्ट करने का काम करते हैं। तो आपका ये मुख्य टॉपिक है विराम चिन्ह। पढ़ना है आपको विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह में से निश्चित 2 से 3 नंबर निर्धारित है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लिया तो 2 से 3 नंबर पक्का आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो आज हम आपको पहले बताएंगे, अगर आपसे पूछ दे कि विराम का अर्थ ये, ऐसा ही आपसे पूछेगा, या ये वो कह सकता है कि विराम किसे कहते हैं, या विश्राम किसे कहते हैं, या रुकावट किसे कहते हैं, या विराम का अर्थ क्या होता है, या विराम की पहचान क्या होती है। तमाम प्रकार की कुछ भी आपसे दे सकता है। आपका एकदम निर्धारित उत्तर होगा। उसने कहा कि विराम का अर्थ, तो सामान्य सी बात है, एक चीज आप समझिए कि विराम का अर्थ होता क्या है। आप लोग भी जानते हो, हर कोई जानता है, ऐसी बात नहीं कोई जानता नहीं है, जानता तो हर कोई है। बस ये करना है कि किस चीज को कहां पर कैसे और कब रखने का काम करना है, यही चीज आपको समझना है। तो आप जानते हो, उसने पूछ रखा है कि विराम का अर्थ, या ये कह दे कि विराम किसे कहते हैं, या ये कह दे विराम को परिभाषित करिए, या ये लिख दे कि विराम क्या होते हैं, तमाम प्रकार की चीजें। तो आपका अगर कह देता है विराम का अर्थ, विराम की परिभाषा कुछ भी कहने का काम करता है, तो आपका उत्तर होगा विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ये कहता है। पहली बात, अगर आपको कुछ भी न समझ में आए तो इतना तो समझ लीजिए, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। चाहे रुका जाए या ठहरा जाए, उसको हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। सामान्य सी बात है, जैसे आप रास्ते में जाते जाते कहीं रुक गए हो, ये क्या है, या तो इसको ठहराव कहोगे, या तो इसको और साहित्यिक लहजे कह सकते हो तो विराम कहोगे। तो उसी तरह इसने कहने का काम किया हुआ है कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये तो आपके व्याकरण में जो बेसिक चीज है, जो व्याकरण में ऐसा लिख रखने का काम किया हुआ है कि विराम का अर्थ होता है रुकना। लेकिन अगर साहित्यिक हिंदी आप पढ़ने का काम करोगे तो उसमें एक शब्द देता है यति और गति, ऐसा देने का काम करता है। यति किसको कहते हैं, गति किसको कहते हैं। ये कहना चाहता है यति का मतलब होता है रुकना, बात यही है, रुकना। यति ये साहित्यिक लहजा कहता है। जब हम लोग किसी दोहे, किसी चौपाई, किसी छंद को जब पढ़ने का काम हो तो उसमें ऐसा होता है, यति और गति का ध्यान दिया जाता है। उसने कहा कि यति का मतलब होता है रुकना और गति का मतलब होता है चलना।
यति का मतलब रुकना और गति का अगर ऐसा भी प्रश्न में आपके आ जाए यति या गति किसको कहने का काम करते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि यति का अर्थ होता है रुकना या ठहरना या विश्राम, गति का अर्थ होता है चलना। ये चीज रहा, तो यहां आप समझिए, ये आपको मैं अलग से बता देने का काम किया, लेकिन आपका मूल जो प्रश्न होगा ये बनने का काम करता है। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। दूसरी बात कहता है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है, कुछ और बड़ा अगर लिखना चाहते तो आप लिख देना कि लिखते समय, कहता है लिखते समय या बोलते समय, या बोलते समय, लिखते समय या बोलते समय बीच में रुकना या ठहरना, ये देखिए कहता है। दूसरी बात तो उसने ये कहा कि जब हम कुछ लिखते हो या हम जब कुछ बोलते हो तो हम लिखते समय जो रुकने का काम करते हैं, थोड़ा हो ज्यादा हो कुछ भी हो, उसको मैं आगे बताने का काम करूं। थोड़ा रुकना ज्यादा रुकना क्या होता है उसको मैं आगे बताने का काम करूं, इसके प्रयोग में आपको बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि विराम का अर्थ, विराम की परिभाषा, विराम क्या होता है। कहता है कि जब लिखते समय या बोलते समय, जब व्यक्ति कुछ बोलता है या जब व्यक्ति कुछ लिखता है, तो लिखने और बोलने के दौरान उसके बीच में जब कहीं भी वो रुकने का काम करता है, वह जब कहीं भी रुकने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं या ठहराव कहने का काम करते हैं। या तो विराम कहते हैं या तो ठहराव। हम लिखते हैं तो भी कहीं ना कहीं रुकते हैं, बोलते हैं तो भी, जैसे सामान्य सी बात है, मैं आपके सामने, सामान्य सी बात है, इसमें रुकने का काम हुआ, इसके बाद जब कुछ बोलने का काम किया फिर मैंने रुकने का काम किया। ये कहता है कि जब मानो लिखते समय या बोलते समय उसके बीच में रुकने का काम करता है, ठहरने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये विश्राम या विराम का या विराम कहने का काम करते हैं। ये तो दो बात हो गई। तीसरी बात कहता है कि विराम चिन्हों से, तीसरी बात कहता है विराम चिन्हों से, कहता है विराम चिन्हों से भाषा, विराम चिन्हों से भाषा अस्पष्ट, विराम चिन्हों से भाषा अस्पष्ट तथा भावपूर्ण बनती है। ये देखिए कहता है, इसने एक बात और कहना चाहा कि विराम चिन्हों से, अच्छा ये कहना जब विराम चिन्ह से होता क्या है, उसने कहा कि इन विराम चिन्हों के माध्यम से या इन विरामों से, कहता है हमारी जो भाषा है उस भाषा में क्या होती है, भाव भर जाने का काम करता है। यानी विराम चिन्हों के माध्यम से या विश्राम से या रुकने से भाषा में अस्पष्टता तथा उसके अंदर भाव की अभिव्यक्ति हो जाने का काम करता है, यानी भावपूर्ण हो जाने का काम करता है। और चौथी बात इसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि भाषा में ठहराव के लिए, भाषा में ठहराव के लिए, कहता है भाषा में ठहराव के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग। ये देखिए कहता है कि भाषा में ठहराव के लिए, यानी कहना ये चाहता है कि भाषा में रुकने के लिए, यानी भाषा में रुकने के लिए या भाषा में ठहराव के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए गए। ये कहता है कि हम जिस भाषा को लिखने का काम करते हैं उस भाषा में ठहराव के लिए या रुकने के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग
किया गया है। और अगली बात ये कहने का काम करता है, रुकने को विश्राम या ठहराव कहा जाता है। रुकने को विश्राम या ठहराव कहा जाता है। उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि हम जो रुकने का काम करते हैं, तो जो रुकते हैं, उस रुकने से उसको हम क्या कहते हैं, उसको दो नामों से जाता है, विश्राम भी कह सकते हैं और ठहराव भी कहने का काम करते हैं। तो रुकने को हम क्या कहते हैं, विश्राम या ठहराव कहने का काम करते हैं। ये देखिए, ये आपका रहा विराम का अर्थ या विराम की परिभाषा या विराम किसी को जो भी आपका प्रश्न देगा निश्चित आएगा विराम चिन्हों से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको एक बार निश्चित देख लेने का काम करिएगा। कहता है कि विराम का जो अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि लिखते समय, जब मानो लिखते समय या बोलते समय बीच में जो रुकने का काम करता है या ठहरने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अगली बात कहता है कि विराम चिन्हों से भाषा स्पष्ट होती है, विराम चिन्ह से भाषा स्पष्ट होती है तथा उस भाषा में भावपूर्णता आने का काम करती है। और चौथी बात कहने का काम करता है ठहराव के लिए, यानी इस विराम के लिए, इस विश्राम के लिए, इस रुकने के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया गया। सामान्य सी बात आप लोगों ने चीज देखा होगा, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, एरो बनाने का काम करता है, वो एक संकेतक होता है कि आपको इधर जाना है, नहीं जाना है तो ऐसे किए रहने का काम करता है। खतरा लिखता है तो भी ऐसे करने का काम किया रहता है। तो ये चीज कहता है कि निश्चित रूप से चीजों को समझाने के लिए, चीजों को बताने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया गया है। और कहता है कि भाषा में ठहराव के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह, उसने कहा कि जो भाषा है उस भाषा में ठहराव के लिए या रुकने के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया गया है। और आगे कहता है रुकने की क्रिया को ही, यानी रुकने को ही हम क्या कहते हैं, विश्राम भी कहते हैं या ठहराव भी कहते हैं या विराम भी कहने का काम करते हैं। ये रहा मित्रों आपका विराम के अर्थ, विराम की परिभाषा, या जिस भी किसी अर्थ में आपसे पूछे, विराम से संबंधित जो भी कुछ आपको पूछने का काम करे, ये आपका उत्तर होने का काम करेगा। और आगे हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पेपर में जो भी प्रश्न आ रहे हों इस विराम चिन्ह से, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, उस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको पूरी तरह से पुरजोर परिश्रम करने का काम कर रहा हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा से अच्छा जाए। आप कर बहिया बोले अपने छाड़ पर आई आस, जाके आगे है नदी शोकत मरत पियास। तो आप लोग कहीं ऐसा किसी के भरोसे मत बैठे रहिएगा कि कोई लिखेगा तो मैं उसको नकल मारेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद तैयार होकर जाने का काम करना मित्र, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से तैयार कर रहा हूं। निश्चित मैं जो विराम चिन्ह पढ़ा रहा हूं उससे 3 नंबर आपका निर्धारित होगा। एक हेडिंग है हुई, दूसरा पॉइंट है आधुनिक हिंदी में विराम चिन्ह की प्रकार। ये हेडिंग है आधुनिक हिंदी में विराम चिन्ह, कहता है विराम, आधुनिक हिंदी में विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के प्रकार। ये देखिए, ये आपका पॉइंट्स है, ये आपका पॉइंट्स है कि आधुनिक हिंदी में विराम चिन्ह के प्रकार। यानी ये कहना चाहता है, आधुनिक का मतलब होता है आधुनिकता को लिए, यानी नया। ये जो नई वाली हिंदी आई है उसमें क्या रखा, देखो प्रश्न आपका ये भी हो सकता है, ऐसा भी दे सकता है
कि आधुनिक हिंदी में विराम चिन्हों का क्या उपयोग है, या आप ये भी कह सकता है कि हिंदी में विराम चिन्ह के प्रकार, दोनों चीज दे सकता है, या आधुनिक हिंदी दे या आपको ये कह दे कि हिंदी में विराम चिन्ह के प्रकार। तो आप जान लीजिए कि जो आपकी हिंदी है, इस हिंदी में कितने प्रकार के चिन्ह हैं? तो इस हिंदी में 16 प्रकार के चिन्ह। ये जो आधुनिक हिंदी आने का काम की हुई है, इस आधुनिक हिंदी में 16 प्रकार के चिन्ह हैं, यानी विराम चिन्ह कितने हैं? 16 है। हो सकता है गणित में कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जो हिंदी में है विराम चिन्हों के जो प्रकार निर्धारित करने का काम किए गए हैं, तो विराम चिन्हों के प्रकार कितने होते हैं? 16। मैं उसको बता रहा हूं। कहता है आधुनिक हिंदी में 16 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, कहता है अब आपका प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी में या हिंदी में विराम चिन्हों के कितने प्रकार हैं। अगर ये पूछ दे कि विराम चिन्ह कितने होते हैं या आधुनिक हिंदी में विराम चिन्हों के प्रकार क्या हैं, तो आपका उत्तर ये होगा कि आधुनिक हिंदी में या भारतीय हिंदी में या हिंदी में 16 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया गया है। 16 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया गया है। दूसरी बात कहता है इन चिन्हों से इससे होता क्या है? इन चिन्हों से अर्थ में परिवर्तन, इन चिन्हों से अर्थ में परिवर्तन होता है। इन चिन्हों से अर्थ में परिवर्तन होता है। देखो उसने एक बात और कहना चाहा, कहता है कि आधुनिक हिंदी या भारतीय हिंदी या ये कह लो हिंदी में, कहता है हिंदी में अगर प्रश्न आए कितने चिन्ह होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि आधुनिक हिंदी में या भारतीय हिंदी में या भारत की हिंदी में, कहता है कुल 16 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया गया है। अगर ये पूछ दे आपसे वो कि इन चिन्हों का प्रयोग क्यों करने का काम किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा इन चिन्हों से अर्थ में परिवर्तन होने का काम करता है या अर्थ में बदलाव आ जाने का काम करता है। अगर एक ही वाक्यांश में अगर आप एक दूसरे प्रकार का चिन्ह लगाने का काम किए तो उसका दूसरा अर्थ होगा। जैसे ही उसमें अगर चिन्ह बदल देने का काम करोगे, उसका अर्थ बदल जाने का काम करेगा, तो वहां अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम। इसलिए कहता है कि आधुनिक हिंदी में 16 प्रकार के चिन्ह हैं, पहली बात। दूसरी बात कहता है इन चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इन चिन्हों का प्रयोग अर्थ परिवर्तन के लिए करने का काम किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चिन्ह होते हैं ये कौन कौन से चिन्ह हैं जिनको किन किन नामों से पुकारने का काम किया जाता है। तो आपका पहला देता है आपका अल्प विराम। ये देखो, अल्प विराम का मतलब ये कहने का काम करता है केवल ऐसे, यह है अल्प विराम। किसी भी वाक्यांश में यह अल्प विराम है। इसका प्रयोग मैं भी आपको बाद में बताने का काम करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आपके लिए, लेकिन निश्चित है 3 नंबर से। कहता है अल्प विराम का मतलब ये ऐसे रहेगा, सिर्फ ये अल्प विराम है। और कहता है दूसरा कहता है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होगा? अर्ध विराम का ये मतलब कहता है ऐसे और इस पे एक बिंदी होगी। ये देखिए अर्ध विराम है। कहता है अल्प विराम का मतलब ये है कि केवल उसके अंदर छोटा सा ऐसे होगा, ये अल्प विराम होगा। और अर्ध विराम का मतलब ये होगा कि ये होगा, इसके ऊपर एक क्या होगी? बिंदी होने का काम। इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। तीसरा है पूर्ण विराम।
तो पूर्ण विराम का मतलब ये कहता है, देखिए ये है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो पूर्ण विराम दो तरह के होते हैं, ये पूर्ण विराम दो तरह के होते हैं, एक ऐसे लगता है और एक ऐसे लगता है। ये देखिए पूर्ण विराम। अब इसका प्रयोग कहां है? कहता है किसी दोहा में, किसी छंद में इन दोनों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। यानी जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के दो प्रकार होते हैं, एक ए वाला, एक ए वाला। तो ये कहता है एक में एक पाई होती है, एक में दो पाई होती है। तो किसी छंद में, किसी दोहे में, किसी रोला में, यानी छंद जो भी होते हैं उन छंदों में इनका प्रयोग करने का काम किया जाता है। लेकिन ये जो प्रयोग होता है पद्यांश में किया जाता है, गद्यांश में केवल इसका प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो ये होता है पूर्ण विराम। उसकी उपयोगिता मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कहता है चौथा है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। कहता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। कहता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक ये कहने का काम करता है, ये ऐसे होगा, इस तरह से होने का काम करता है। ये होता है, इसको देखो दो नामों से कह सकता है। ये आप तो प्रश्नवाचक आपसे पूछे, क्योंकि प्रश्नवाचक आप सभी लोग जानते हो, बहुत दिन से इसको रटते हुए चले आए हो, तो ये तो आपको याद है प्रश्नवाचक। लेकिन अगर इसका नाम थोड़ा सा भी आपको बदल देगा कि प्रश्न सूचक किसे कहते हैं, तो सामान्य सी बात है, जो प्रश्न सूचक है यानी प्रश्नों की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक कहते हैं। प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्नों को वाचिक करना, प्रश्नों को बोलने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। चीज एक ही है, ये जो उसका चिन्ह है दोनों का एक ही है, चाहे प्रश्नवाचक कहे चाहे प्रश्न सूचक कहे। प्रश्नवाचक आप क्या होता है कि प्रश्न को बोलना, प्रश्न ऐसा प्रश्न हो लग रहा है कि प्रश्न पूछ रहा, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ये कहता है प्रश्न सूचक का मतलब ये होता है कि ऐसा हो कि पढ़ने के बाद उस चिन्ह को देख करके लगता है कि प्रश्न को कहीं ना कहीं सूचित करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक कहते हैं। ठीक, ये हो गया प्रश्नवाचक और प्रश्न सूचक। पांचवा कहता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। अगला कहता है कि विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक का ये होता है, ऐसे होने का काम। ये नीचे बिंदी होगी, ऊपर से खड़ी पाई आएगी, नीचे उसके जो बिंदी होगी, ये विस्मय बोधक होने का काम करता है। विस्मय बोधक हो गया, 5 हो गए। छठा आप देखिए, छठे में कहता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, तो इसके लिए कहने का काम करता है। ये देखिए, ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डबल वाला, एक होता है सिंगल वाला। इसकी उपयोगिता मैं आपको बाद में बताने का काम करूंगा, पहले इसको समझिए। ये कहता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अगर कहीं आपको देखो दो नामों से वो अगर पूछ देगा आपसे कि उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं या अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो दोनों ही है, ये अवतरण चिन्ह हो चाहे उद्धरण चिन्ह हो, ये होता है। ये डबल होता है, ये सिंगल होने का काम। इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, चाहे इसको अवतरण चिन्ह कहे चाहे उद्धरण चिन्ह कहने का काम करे, बात एक ही है। वह चाहे तो आपको कहे अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं तो यही होगा, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं तो भी यही होने का काम करेगा। और अगला मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग यहां आप इसको पढ़ा देते हैं। ये अवतरण चिन्ह हो गया। और सातवां में क्या कहता है? सातवीं में अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम या उप विराम। देखिए, इसको भी दो नामों से जानता है। एक है, या तो आपसे पूछ देगा अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, या तो वह पूछ देगा कि उप विराम किसे कहने का काम। तो कुछ भी आपको नहीं करना, एक समान सा उत्तर होगा। जैसे वहां कहता है पूर्ण विराम था और यहां कह रहा अपूर्ण विराम,
या उपविराम, तो कुछ नहीं करना है आपको, सामान्य सी बात है, इसके पीछे दो बिंदी आप लगा देने का काम करिएगा। समझ लीजिए क्या ये उपविराम या अपूर्ण विराम, या हो सकता है आपसे दे करके पूछ दे कि ये कौन सा विराम है, तो आपका उत्तर दो शब्दों में होगा, या तो पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम होगा, या तो वह उपविराम होगा, उपविराम या अपूर्ण विराम। और आठवां में कहने का काम करता है आपसे, आठवां कौन सा है, निदेशक चिन्ह, निदेशक चिन्ह, निदेशक चिन्ह, या इसको इंग्लिश में डैश कहते हैं लोग, या इंग्लिश में इसको डैश कहते हैं, निदेशक चिन्ह या डैश। ऐसा ये नहीं देगा आपको, निदेशक चिन्ह नहीं देगा, क्योंकि डैश तो लोग आज का जो हिंदी का प्रचलन हो, ये इंग्लिश का जो प्रचलन हो गया, तो डैश तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसका हिंदी में पूछ देगा कि निदेशक चिन्ह किसे कहने का काम किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा निदेशक चिन्ह। ये लंबा सा होगा आपका, ये निदेशक चिन्ह है, इसको कहते हैं निदेशक चिन्ह। और नौवां में कहने का काम करता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह किसे कहते हैं? आप देखिए, योजक चिन्ह का मतलब एक छोटा सा, आपको फर्क मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर ऐसा दे देने का काम करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, निश्चित हो जाओगे, क्योंकि ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। आप समझने की कोशिश करिएगा, कहना क्या चाहता है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि निदेशक चिन्ह या और योजक चिन्ह में क्या अंतर मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो निदेशक चिन्ह होगा या डैश जो होगा, ये बड़ा होता है, किसके अनुसार? योजक चिन्ह के अनुसार। और योजक चिन्ह जो होता है निदेशक चिन्ह के अनुसार छोटा होने का काम करता है। तो आप कम से कम शब्दों में ये समझने का काम करिए कि जो निदेशक चिन्ह होता है वह लंबा होगा या बड़ा होगा, और जो योजक चिन्ह होता है वो उससे छोटा होगा। बस इतना है, ये निदेशक चिन्ह है यार। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो डैश आपसे नहीं पूछेगा, निदेशक ही पूछने का काम करेगा, क्योंकि आप हिंदी वाले तो आपको हिंदी में पूछने का काम करेगा वो। तो डैश यानी ये निदेशक चिन्ह, योजक यानी छोटा, डैश या निदेशक लंबा होगा और योजक चिन्ह क्या होगा? छोटा होने का काम करेगा। और अगला कहता है विवरण चिन्ह, 10वां कर लीजिए, यहां पे 10वां है विवरण चिन्ह। अब आपको देना है कि विवरण चिन्ह किसे कहने का काम करते हैं। तो विवरण चिन्ह का मतलब ये होता है, ऐसे ये जो अपूर्ण विराम था, अपूर्ण विराम या उपविराम के बीच में आप एक डैश खींच देना, आपका हो जाएगा कौन? विवरण चिन्ह का काम करना शुरू कर देगा। ये कहता विवरण चिन्ह का मतलब ये होगा दो बिंदी और पीछे एक डैश, उसके बीच से एक डैश होने का काम करेगा। ये रहा आपका 10 ठो, तो ये आपके हो गए। अभी 6 बचे, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, अब कहता है 11वां, 11 में क्या है? लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब ये कहता है, अगर आपसे पूछ दे, ये देखो लाघव चिन्ह है, ये क्वेश्चन के मैं बंद किया हूं, लेकिन लाघव चिन्ह मूल रूप से यही है आपका। ऐसे गोला अगर दे दे तो समझ लेना ये कौन सा है? लाघव चिन्ह होगा। एक गोला किसी भी वाक्यांश के पीछे कोई गोला, समझ लेना क्या है? लाघव चिन्ह लगाने का काम किया हुआ है। अगला है लोप अथवा हंस पद, 12वां है लोप अथवा हंस पद। ये देता है, ये आपसे पूछ सकता है कि लोप, देखो इसको, इसके दो नाम है, इसके दो नामों से जानता है। कहता है एक लोप के नाम से अगर पूछ दे, लोप चिन्ह किसे कहते हैं, या लोप चिन्ह कहां लगाया जाता है, या लोप चिन्ह होता कैसा है, या ये पूछ दे हंस पदी कैसा होता है, हंस चिन्ह कैसा होने का काम करता है। इसकी उपयोगिता मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये देखो, ऐसे अगर कर देने का काम किया है तो समझ लेना ये क्या है? हंस पद है,
या लोप, हंस पद या लोप। 13वें में कहता है ये कोष्ठक, 13वें में कोष्ठक। अच्छा ये एक बात जानिए, अब कोष्ठक भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आपको हिंदी के अनुसार बता रहा हूं। तो कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं, कोष्ठक के 3 प्रकार के होने का काम करता है। तो ये कोष्ठक तो ये होता है, ये हो गया। एक कोष्ठक जो होता है ऐसे होने का काम करता है, ये कोष्ठक, और एक जो कोष्ठक होता है ये होने का काम करता है। तो कोष्ठक के कितने, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ दे कि कोष्ठक के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कोष्ठक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ये है और ये। और ऐसा देकर पूछ दे ये कौन सा चिन्ह है, किसी को भी दे के पूछ दे, तो आपका उत्तर होगा क्या? कोष्ठक ही होने का काम करेगा। और अगला चिन्ह आपको दिया है 14 में योग चिन्ह, योग चिन्ह। तो योग चिन्ह का ये मतलब होता है, ये जो प्लस वाला होता है इसी को योग चिन्ह कहते हैं। धन योग का मतलब जोड़ना है, इसको मैं बताऊंगा उपयोगिता, योग होता है। और कहता है 15 कहता है कि समता चिन्ह, समता चिन्ह। तो समता चिन्ह का ये मतलब कहता है ये जो बराबर है, समता का मतलब तो समानता, ये जो बराबर का चिन्ह दिया था इसको कहते हैं समता चिन्ह। और अगर पूछ दे 16 में पूछ दे आपको इतिश्री, इतिश्री, ऐसा अगर आपसे पूछ, ऐसा भी प्रश्न आपको दे सकता है, क्योंकि बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन आपको दे सकता है। इतिश्री कैसा होने का काम करता है? तो जहां भी इतिश्री, इसकी उपयोगिता मैं आपको आगे समय बता दूंगा, अभी बताऊंगा, तो इसको आप समझ। पहले इतिश्री कैसा होता है? इतिश्री का मतलब ये होता है, ये होगा इसके पीछे बिंदी, इसके पीछे बिंदी, यहां बिंदी, यहां बिंदी, ऐसे और ऐसे होने का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इतिश्री कहने का काम किया जाता है। तो आज आप लोगों ने समझा कि जो विराम चिन्ह के प्रकार और उनका प्रयोग, उसने कह रखा है आधुनिक हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 16 है। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाव तथा भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। ये आधुनिक हिंदी में या हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 16 है। और 16 के लक्षण में मैंने आपको बता देने का काम किया कि इस तरह से उनके लक्षण होने, अगर ऐसे आने का काम करते हैं तो समझिए कौन सा चिन्ह है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी उपयोगिता। अब कहने का मतलब ये है, आपने चिन्हों को समझ लिया, चिन्हों को आपने देख लेने का, इससे निश्चित 2 से 3 नंबर बनेगा भाई साहब, जान लेना, आप लोग कर लेना, निश्चित रूप से इससे आने का काम करेगा। अब ये कहता है कि आधुनिक हिंदी में विराम चिन्ह का उपयोग, विराम चिन्ह का उपयोग। अब देखिए कहता है, ये तो आपने जाना कि विराम चिन्ह कौन, पूर्ण विराम कौन, अर्ध विराम कौन, अपूर्ण विराम कौन क्या है, तमाम चीजों को आपने जानने का काम किया। अब मैं आपको उसकी उपयोगिता बता रहा हूं कि कहां किसका प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अल्प विराम, सबसे पहले हमने आपको पढ़ा था अल्प विराम, या हेडिंग डाल लीजिए अल्प, ये है अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था? केवल ऐसे, ये ऐसे होगा, ठीक, ये अल्प विराम। अब ये कहता है कि अल्प विराम का चिन्ह अगर ऐसे है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यहां आप लिख लो, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, विराम का मतलब तो रुकना। जहां बहुत थोड़ा सा, किसी भी लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय, जहां पर थोड़ा सा रुकने का काम किया जाए उसको कहते हैं अल्प विराम। यानी विराम के भी इस हिसाब से हमको लगते हैं कि, तो ये कहता है
ये अल्प विराम, जहां थोड़ा सा रुकने का काम, जहां थोड़ा सा विश्राम हो, जहां थोड़ा सा ठहराव हो, उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। तो ये कहना चाहता है भाव की अभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति कहता है भाव की अभिव्यक्ति तथा अर्थ का बोध, भाव की अभिव्यक्ति तथा अर्थ का बोध, अर्थबोध की वजह से, अर्थबोध की वजह से, अर्थबोध की वजह से कम रुकना, कम रुकना, कम रुकना या थोड़ा रुकना अल्प विराम कहलाता है। अल्प विराम, अल्प विराम कहलाता है। ये देखिए, अगर आपसे अल्प विराम की बात आ जाए तो आपका निश्चित एक उत्तर होने का काम करेगा। कहता है कि अल्प विराम किसे कहते हैं? तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अब विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना या विश्राम। जहां पर किसी वाक्य को लिखते समय, किसी वाक्यांश को बोलते समय थोड़ा सा रुकने का काम किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहने का काम किया जाता है। और अल्प विराम की परिभाषा क्या है? भाव की अभिव्यक्ति। उसने कह रखा है भाव की अभिव्यक्ति तथा अर्थ का बोध कराने की वजह से कम समय के लिए रुकना ही अल्प विराम कहलाने का काम करता है। उसने कह रखा है कि भाव की अभिव्यक्ति यानी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए और अर्थ का बोध कराने के लिए कम से कम रुकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहने का काम करते हैं। 1 मिनट के लिए अल्प विराम कहने का काम करते हैं। ये तो आपका रहा अल्प विराम। अब उसका प्रयोग आप करोगे कैसे? ये प्रयोग ही तो है कि अल्प विराम का अगर प्रयोग हम कैसे करने का काम करेंगे। तो अगर लिख दे वह गोपाल हरि, गोपाल हरि, हरि तथा राम, तथा राम खेल रहे हैं, तथा राम खेल रहे हैं। ये देखिए उसका जो प्रयोग है, उसका प्रयोग बस यही है। उसने कहा गोपाल, थोड़ा सा रुका, हरि, थोड़ा सा रुका, तथा राम खेल रहे। उसने कहा गोपाल हरि तथा, अगर ये नहीं होने का काम करता तो इसमें भी यही लगने का काम करता, गोपाल हरि राम खेल रहे। ये कहे तो ये कहता है गोपाल हरि तथा या और राम खेल रहे हैं। ये है उपयोग। यानी अल्प विराम का मतलब ये कहता है कि भाव की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए, भाव भाषा या भाव को पूर्ण बनाने के लिए जहां वाक्यांश में कम समय के लिए रुकने का काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहने का काम किया जाता है। ये हो गया आपका अल्प विराम। दूसरा आप देखिए, दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम का ही मतलब ये कहता है उसमें आपको ये ऐसे मिलेगा, ये होगा विराम तो अल्प ही होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर बिंदी लगी हुई अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना क्या ये अर्ध विराम होने का काम। अर्ध विराम का मतलब आधा। अब ये कहना चाहता है कि अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां रुकना पड़ता हो उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहने का काम किया। उसके विषय में आप लिख ले, समझ लीजिए आप। कहता है जहां अल्प विराम से अधिक, जहां अल्प विराम से
जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम। कहता है जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, रुकना पड़े उसे अल्प विराम कहते हैं। आप समझ लीजिए, उसने ये कहना चाहता है कि अल्प विराम कहते किसको है। उसने कहा है कि जब हम अल्प विराम, अर्ध विराम किसको कहते हैं, यानी अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, जहां भी किसी वाक्य को बोलते समय, लिखते समय हमको रुकने का काम किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहने का काम किया जाता है। जैसे शिक्षक ने मुझसे कहा, जैसे शिक्षक ने मुझसे कहा। यहां देखिए, कहा अब ज्यादा रुक रहा है, अल्प विराम से ज्यादा यानी अर्ध विराम यहीं पे प्रयोग होगा। शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते, ये देखिए उसने क्या रखा है कि जहां अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां भी रुकने का काम किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प अर्ध विराम कहने का काम करते हैं। ये रहा आपका अर्ध विराम। अब हम आपको बताएंगे पूर्ण विराम। अब समझिए आप पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, उसके लक्षण में मैंने बताया था, संख्या जब बता रहा था। कहता है कि पूर्ण विराम दो प्रकार के होते हैं, यानी ये है कि जब हम पूर्ण विराम करते कि पूरी तरह से रुकना, यानी अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद पूर्ण विराम को लगाने का काम किया जाता है। उसने ये कह रखा है कि जब, यहां लिख लीजिए, पूर्ण विराम का मतलब ये कहता है, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। अर्थात अतः कहता है, अतः अर्थ स्पष्ट होने पर, अर्थ स्पष्ट होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, कहता है कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि पूरी तरह से रुकना। कहता है अतः, अर्थात जब अर्थ स्पष्ट हो, किसी वाक्यांश को लिखते समय जब वाक्यांश पूरा हो जाता है, यानी उस वाक्यांश का अर्थ जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाने का काम करता है, उसका अर्थ पूरा हो जाने का काम करता है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाने का काम किया जाता है। अब ये कहता है कि पूर्ण विराम ये होता है। अब कहता है कि पूर्ण विराम दो तरह के होते हैं, एक ऐसे लगता है, एक ऐसे लगता है। पर अगर ये पूछे कहां कहां लगता है, तो सामान्य सा उत्तर होगा, ये वाला जो लगता है और ये वाला दोनों लगते हैं। ये छंदों में इनका प्रयोग किया जाता है, ये गद्य में प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि इनका प्रयोग पद्य में करने का काम किया जाता है। गद्य में सिर्फ इसी का प्रयोग करने का काम, एक का प्रयोग होता है, पद्य में दोनों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो ये रहा आपका पूर्ण विराम। अब अगला है आपको ये प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक।
प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। कहता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, ये दो नामों से आपको दे सकता है। ये कह सकता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं और प्रश्न सूचक चिन्ह किसे कहने का काम किया जाता है। उसका देखो ये होता है, ये होता है, यहां नीचे बिंदी, यानी ट को उलट देना है। आप सीधा से आप जो ट बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, इसी को बस आप क्या करना है, उलट देना है। ठीक, ये हो जाएगा। ये कहता है कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। देखिए इसको दो नाम है, इसके दो नाम है। एक नाम कहता है, हो सकता है आपको कोई भी नाम दे दे, प्रश्नवाचक भी पूछ सकता है, प्रश्न सूचक भी पूछ सकता है वो। तो कहता है प्रश्नवाचक का मतलब कि प्रश्न को ऐसे बोल रहा, ऐसा कोई वाक्यांश हो जो प्रश्न को बोलने का काम कर रहा। दूसरे का कहता है प्रश्न सूचक, प्रश्न ऐसा जो किसी प्रश्न को सूचित करने का काम कर रहा है, इंगित करने का काम कर रहा हो। यहां कहता है इसका परिभाषा क्या होगा। कहता है जिस वाक्य में कोई प्रश्न, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक, उसे प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक कहते हैं। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक कहते हैं। ये कहता है जहां ऐसा लगता हो कि प्रश्न पूछा जा रहा हो और इस चिन्ह का प्रयोग करने का काम, उसको कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। जैसे अगर आपसे कह दे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये देखिए अगर आपसे पूछते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो निश्चित रूप से लग रहा है कि कहीं के प्रश्न हमसे पूछ रहा है, आने के लिए हमसे पूछने का काम करे, तो इसलिए ऐसा प्रयोग कर। अगर ऐसा चिन्ह जहां भी होगा, किसको दो नामों से जाने का काम किया, एक प्रश्न सूचक होता है, एक प्रश्न वाचक होता है। ऐसा लग रहा है कि कहने के प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अगर परमिशन हो तो मैं आ जाऊं, ये कहने का काम। ये आपका हो गया प्रश्न सूचक या प्रश्न वाचक। अब मैं आपको अगला बताने का कोशिश करूंगा, विस्मयादि बोधक। इसको देखो कई नामों से, विस्मयादि बोधक, संबोधन या आश्चर्य, संबोधन या आश्चर्य, संबोधन या आश्चर्य। अगर ऐसा कहीं आने का काम करता, इसका चिन्ह ये होता है, ये है इसका चिन्ह, ये होता है। कहता है इसको तीन नामों से जानता है। एक नाम है विस्मयादिबोधक, विस्मय को उत्पन्न करना, आश्चर्य चिन्ह, संबोधन करना और आश्चर्य को पैदा करना। यह कहता है इस चिन्ह को तीन नामों से जाना जाता है, संबोधन, आश्चर्य और विस्मय बोधक। इसको तीन नामों से जानने का काम किया, जिसका ये चिन्ह जो है, ये है, इसका चिन्ह है पाई और उसके नीचे एक बिंदी। कहता है जब वाक्य में ये कहां प्रयोग होता है, कहता है जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता, हर्ष, शोक, भय, चिंता, आश्चर्य, आश्चर्य भाव को प्रकट करे, आश्चर्य भाव को प्रकट करे। ये देखिए कहता है ये विस्मय बोधक या संबोधन या आश्चर्य,
उसने कह रखा है कि जब वाक्य में किसी भी बात, जब किसी कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें हर्ष हो, शोक हो, भय हो, चिंता हो, आश्चर्य, इन सारे प्रकार के भावों को जहां भी स्पष्ट किया जाए वहां पे कौन सा प्रयोग होने का काम करेगा? ये चिन्ह होगा। कहता हर्ष का मतलब होता है खुशी। अगर खुशी की बात कहीं लिखी जा रही हो तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। शोक, दुख अगर व्यक्त किया जा रहा हो तो भी ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। भय का अगर प्रयोग, अगर भय है उस वाक्य में तो इसी का प्रयोग होगा। चिंता या आश्चर्य होगा तो इसी का प्रयोग करने का। उसने कहा था कि शोक, हर्ष, भय, चिंता, आश्चर्य इत्यादि भाव किसी भी वाक्यांश अगर मिल जाने का काम करे तो इस चिन्ह का प्रयोग कर लेने का काम किया जाता है। जैसे कह दे वाह, कह दे वाह कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर फल है। कहता वाह, आश्चर्य की बात है, वाह, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात। उसने कहा ये वाह जो है, यही वाह ये आश्चर्य पैदा करने का काम कर रहा है। ये जो सुंदर, ये जो फल है बड़ा ही सुंदर फल होने का काम किया। कहता इसलिए कहता वाह कितना सुंदर फल है। क्या कहते हाय, या कह दे हाय यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। कहता है उसने यही बात कह रखा था ना कि अगर हर्ष होगा तब भी, शोक होगा तब भी, भय होगा तभी, चिंता होगा तभी, आश्चर्य होगा तभी, इन सारे लक्षण जहां भी मिलने का काम करेंगे वहां पे आपको विस्मय बोधक चिन्ह प्रयोग होने का काम करेगा। और अगला है अवतरण चिन्ह। ये रहा है आपका संबोधन या विस्मय बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह। अब अगला प्रयोग आपको बताएंगे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये कहता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। देखिए ये कहता है या तो दो नामों से देखें, या आपसे पूछ दे अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, या ये पूछ दे उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। तो ये कहता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह ये भी दो प्रकार के होने का काम है, जिसको आप लोग खूब अंग्रेजी में प्रयोग करने का काम करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। ये कहता है, और हम लोग हिंदी में का प्रयोग करते हैं इकहरा और दोहरा। तो उसने कहा ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये होने का काम करता है और एक ये होने का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह भी कहते हैं और उद्धरण चिन्ह कहने का काम किया जाता है। अब कहता है कि इसको या तो इसको हम कह सकते हैं इकहरा और दोहरा, इकहरा और दोहरा चिन्ह भी करने, यानी जब भी अगर आपको देगा तो दो नामों से देगा। अगर आपसे पूछ दे अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं या पूछ दे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, तो आप लोग जिसका खूब अंग्रेजी में प्रयोग करने का काम करते हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इकहरा कामा और दोहरा कामा। तो इकहरा कामा और दोहरा कामा, उसी इकहरे और दोहरे कामा को हम लोग क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह कहते हैं या उद्धरण चिन्ह कहने का काम। जैसे कह दे राम ने कहा, राम ने कहा, क्या कहा? कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। कहता है कि राम ने कह रखा है कि सही बोलना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लोग कहते हैं ना कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में सत्य से बढ़ के कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं है। लेकिन आज का तो दौर ही बदल जाने का काम किया हुआ है, खैर उसके बाद में। लेकिन यहां जो चीजें कह रहा है तो यहां पे प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग होने का काम कर रहा है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा, जब किसी लेखक, किसी विद्वान की कोई बात जो होती है
तो उस बात को इकहरे कामा में लिखने का काम क्या है? दोहरे कामा में लिखने, और उसकी जो किताबें हैं उसको इकहरे कामा में या दोहरे कामा में लिख लेने का काम किया जाता है। उसने कहा कि इसका प्रयोग करने का काम किया जाता है जब कोई विद्वान की जो परिभाषा होती है उसको दोहरे कामा में लिखने का काम किया जाता है। बात बहुत सामान्य से अगर है तो इकहरा कामा, अगर बात विशेष है तो दोहरे कामे का प्रयोग करने का काम किया जाता है। ये रहा। और अगला कहता है, ये रहा आपका अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। अगला कहता है अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या उपविराम, विराम, अपूर्ण विराम या उपविराम। तो इसका जो चिन्ह होता मैं आपको बता दूं, केवल 2 बिंदु। ये कहता है अपूर्ण विराम या उपविराम, इसलिए कहा जब वाक्यांश पूरा हो जाता है लेकिन कुछ चीजें उसमें छूटी हुई रहती हैं तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्यांश का भावार्थ स्पष्ट हो जाने का काम करता है तो वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग करने का काम किया जाता है। जैसे कह दे कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। ये कहता अभी छूटा है कुछ न कुछ, अभी कुछ कहने के लिए बचा हुआ है जो छूटने का काम, इसलिए कहता है कि लालच बुरी बला। अगर ऐसा कहीं मिलने का काम करता है, कहता है जब किसी बात को कुछ अलग करके बताना हो, या लिख लीजिए कि जब किसी बात को अलग करके बताना हो, जब किसी बात को अलग करके बताना हो तब अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग किया है। यानी उसने ये कहना चाहा कि जब किसी बात को अलग करके, यानी जब किसी बात को कुछ अलग करके बताना चाहते हो तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग कर लेने का काम किया जाता है। और अगला कहता है निदेशक चिन्ह। अगला है, ये तो हो गया, अगला है निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह, निदेशक चिन्ह या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खूब प्रयोग होता है, डैश भी कहने का काम किया जाता है, तो डैश ये वाला होने का काम करता है। और इसके विषय में क्या कहना चाहता है, बताता है कि हिंदी में चिन्ह योजक से बड़ा होता है। कहता है यह हिंदी में योजक चिन्ह से बड़ा होता है। कहता है ये जो चिन्ह होता है ना, ये योजक चिन्ह से बड़ा, यानी ये कहना चाहता है, ये कहता है ये जो होता है योजक चिन्ह से बड़ा होने का काम करता है। यानी डैश बड़ा होता है, योजक छोटा होता है। ये जानिए कि डैश जो होता है वह लंबा होगा और जो योजक होता है या समास चिन्ह, जिसको या समास चिन्ह, योजक या समास, इसको कर लो तो योजक या समास, योजक या समास अगर करने का काम करता है तो योजक या समास ये कहता है इसका चिन्ह ये होता है। उसने ये कहा कि ये जो अब इससे बड़ा ये होने का काम करता है, ये बड़ा होने का कार्य करता है। कहता है कि निदेशक चिन्ह या डैश ये बड़ा होता है किससे, योजक चिन्ह से। उसने कहा कि जब बात को ये योजक चिन्ह या समास चिन्ह, कहता इस चिन्ह का प्रयोग प्राय समास में करने का काम किया जाता है। और जैसे कह दे, ये कहना चाहता इसका प्रयोग समास में प्रयुक्त होता है। जैसे कह दे धीरे धीरे, धीरे धीरे कह दे वह अलग अलग, ये कहता है अलग अलग, ये कहता है ये इसको योजक भी कहते हैं और समास, क्योंकि इसका प्रयोग समास में ज्यादा होता है, इसलिए कहता है समास चिन्ह या कहता है योजक। अब दोनों में आपको फर्क मिलेगा, अगर दोनों आपको दे देने का काम करता है, अगर डैश भी दे दे
योजक तो इतना ध्यान दीजिएगा, लंबा होगा जो वह डैश होगा या निदेशक होगा, और छोटा जो होगा ये वो योजक होगा या समास चिन्ह होने का काम करता है। ये रहा आपका योजक चिन्ह और निदेशक चिन्ह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के विषय में ये कहता है, ये और ये, यानी विवरण, अब भी कुछ इसके आगे विवरण देना है, इसके आगे अभी भी कुछ लिखने का काम कर रहा हूं। उसने ये कह रखा है कि जब किसी बात को समझाने के लिए, कहता है किसी बात को समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए या उदाहरण देने के लिए, या उदाहरण देने के लिए, उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है सभा की कार्रवाई का भी, जैसे किसी भी कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो तो उसको लिखते समय जब उसके आगे आपको कुछ लिखना है तो वहां पे आप ऐसे लगा के छोड़ देंगे, यानी इसके आगे अभी क्या है, विवरण हमको देना, अभी इसके आगे लिखना है, पूरा वाक्य होने का काम नहीं किया। इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। और अगला चिन्ह एक और आपको मैं बता दूं, मैंने कहा था कि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके 3 नंबर यहां से निश्चित हैं। अगला है लाघव चिन्ह या संक्षेपक। लाघव या संक्षेपक, कहता है लाघव या संक्षेपक, यानी ऐसे चिन्ह अगर आपसे पूछे लाघव किसे कहते हैं या संक्षेपक किसे कहने का काम करते हैं, तो उसका सामान्य सी बात है, ये लाघव कहे या संक्षेपक, सामान्य सी बात है। इसमें क्या होता है ना, जैसे किसी का नाम अगर लिखना है तो उसमें जैसे लिखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तो पूरा वाक्य है। अब इसको क्या कहता है, संक्षेपक, यानी संक्षेप में लिखना है तो आप यहां करोगे ऊ और पू, यानी बिंदी, ऊ के पीछे बिंदी और पू के पीछे बिंदी। अगर लिखना केंद्रीय सुरक्षा बल तो केंद्रीय सुरक्षा बल, ऐसे इसको कहते हैं लाघव। देखो संक्षेपक तो आप समझ सकते हो सकता है लाघव आपको समझ ले कि समझना, लाघव कहे चाहे संक्षेपक कहे, बात एक ही होने का काम करता है, तो ऐसा लिखने का काम करता है। एक चिन्ह और आता है आपको जिसका नाम है हंस पदिक। हंस पदिक, तो हंस पदिक में क्या होता है, हंस पदिक का देखो चिन्ह होता है, ऐसा होता है, जब कहीं कोई वाक्य लिखते समय वाक्य के दरमियान या वाक्य के बीच में कुछ वाक्य छूट जाने का काम करता है, तो वहां पे उसकी पूर्ति को करने के लिए इसको नीचे लगा करके उसके ऊपर वाक्य लिख देने का काम किया जाता है। जैसे लिख दे कि जायसी, जायसी शाखा के कवि हैं, शाखा के कवि हैं। अब छूट गया इसमें, अरे भाई जायसी हैं तो शाखा के थोड़े कवि होंगे, जायसी किसी न किसी शाखा कवि है, तो सामान्य सी बात कहता है कि जो जायसी है यहां छूट गया, तो आप ऐसे करके यहां पदिक चिन्ह लगा करके प्रेम मार्गी, कहता है प्रेम मार्गी, ऐसा कर सकते हैं। ये रहा हंस पदिक। और अगला मैं आपको बता रहा हूं, एक दो और बचाओ, थोड़ा सा और आप धैर्य रखिएगा। और ये कहता है अगला चिन्ह है कोष्ठक। अगला चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, देखिए कोष्ठक के 3 प्रकार होते हैं। ये कोष्ठक ये होता है, ये कोष्ठक ये होता है, और ये कोष्ठक ये होता है, जहां जिसकी जैसी उपयोगिता होती है व्यक्ति लगा लेने का काम करता है, ये होता है ये कोष्ठक। और ये कहता है समता, योग चिन्ह, योग चिन्ह या समता, हाँ समता चिन्ह,
योग चिन्ह, या अगर ऐसा दे दे, योग चिन्ह, योग का मतलब बराबर होता है भाई, आप लोग जानते हो। समता चिन्ह के, समता का मतलब भी बराबर होता है, और योग का मतलब भी तो जोड़ना यानी बराबर करना। तो कहता है कि ये क्या होता है, ये समानता या बराबरी के लिए, समानता या बराबरी की, समानता या बराबरी के लिए मूल्य अथवा अर्थ का ज्ञान कराना, मूल्य अथवा अर्थ का ज्ञान कराना, मूल्य अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए इसका प्रयोग करने का काम किया जाता है। जैसे कह दे, इस समास में ज्यादा, इसीलिए उसको समानता कहते हैं। जैसे कह दे शुभ धन आगम, आगम आप लिख देना शुभागम। ये शब्द से मेरा कोई मतलब नहीं था, शब्द से कोई मतलब मेरा नहीं, मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको ये बताना था ये जो योग चिन्ह है या समता का चिन्ह, उसका क्या प्रयोग होने का काम करता है, ये बताने का मेरा उद्देश्य था। और अंतिम मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अंतिम चिन्ह है इतिश्री। बहुत से लोग इसको जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, सभी लोग जान लो। एक चिन्ह का नाम है इतिश्री, ये है एक चिन्ह का ये भी नाम है। इतिश्री किसे कहते हैं, तो आप यहां समझिए कि इतिश्री किसे कहा जाता है। और इतिश्री भी कई प्रकार के होते हैं, इतिश्री के चार प्रकार होने का काम है। कई प्रकार से हो सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप, उसका कोई प्रकार नहीं, कई प्रकार का आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इतिश्री का मतलब ये कहता है ना कि अध्याय या ग्रंथ की, अध्याय या ग्रंथ, लेख या रचना, लेख या रचना की समाप्ति पर, लेख या रचना की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसने कहा जो इतिश्री है, इस इतिश्री का प्रयोग होता कहां है। ये कहता है जब हम कोई अध्याय लिखते हैं, जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं, जब हम कोई रचना करते हैं, जब हम कोई लेख लिखने का काम करते हैं, तो उनके अंत में जब ये समाप्त होने का काम करता है, यानी लेख, ग्रंथ, रचना या अदरवाइज जो भी कुछ चीजें हैं, जब मैं कुछ लिख करके जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, समाप्त लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, क्या ऐसा नहीं। उसने कहा इसको आप चिन्हों के द्वारा संबोधित करने का काम करिए। तो चिन्ह में उसने ये कहने का काम किया कि इसको कई प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता था। उसने कहा ये हो सकता है, ये एक प्रकार ये हो गया, दूसरा कहता है ये एक प्रकार ये भी हो जाने का काम किया, तीसरा उसने ये कह रखा है ये एक प्रकार ये भी है, और चौथा कहता है आप ये। उसने यही कहने का काम किया है कि जब किसी ग्रंथ, किसी रचना, किसी लेख की समाप्ति के बाद इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। और आज के लिए, आज मैंने आपको पढ़ाया, आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई इसलिए क्योंकि आपका परीक्षा बहुत पास में, बहुत करीब में है, आपके पास 2 दिन का समय बचने का काम किया, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं बता दूं। इससे आपका 3 नंबर स्पष्ट निश्चित आने का काम है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बता देने का काम करिएगा। और तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।